नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के बाद एक बार फिर कोरोना केसों में उछाल आया है। शनिवार को कोरोना के 463 पॉजिटिव मिले हैं और 19 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुछ मरीजों की संख्या 3,36,000 से अधिक हो गई है, जबकि 6,928 संक्रमितों ने अभी तक दम तोड़ा है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शनिवार को सबसे अधिक 124 मरीज देहरादून से मिले हैं, जबकि अन्य जिलों में 100 से कम मरीज मिले हैं। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में नए संक्रमितों की संख्या भी बहुत कम रही है। शनिवार को विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे 695 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 5,000 से कुछ ही अधिक रह गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उन निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने अटल आयुष्मान कार्ड का लाभ न देने वाले निजी अस्पतालों पर भी एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समय समय पर अस्पतालों के निरीक्षण करने को भी कहा है। चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र की प्रतिष्ठित पत्रिका लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात की अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं जिसके आधार पर कहा जा सके कि कोरोना महामारी की तीसरी संभावित लहर में बच्चों के लिए गंभीर रूप से संक्रमित होने की आशंका है। लैंसेट कोविड-19 कमीशन इंडिया टास्क फोर्स ने भारत में बाल रोग कोविड-19 के विषय के अध्ययन के लिए देश के प्रमुख बाल रोग विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चों में उसी प्रकार के लक्षण पाए गए हैं जैसा कि दुनिया के अन्य देशों में देखने को मिले हैं। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को युद्ध से जुड़े रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने की नीति को मंजूरी दे दी है। युद्ध इतिहास और विभिन्न युद्ध अभियानों से जुड़े इतिहास को गोपनीय सूची से हटाकर प्रकाशित करने, संग्रह करने और अवर्गीकृत करने के लिए नीति लाई गई है, जिसके तहत आधिकारिक रूप से अगले 5 सालों में सब कुछ दर्ज कर राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिया जाएगा। हालांकि सरकार के पास किसी भी संवेदनशील रिकॉर्ड को रोकने की शक्ति बनी रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि कोई भी रिकॉर्ड अपने आप सार्वजनिक हो जाएगा। सरकार ये तय कर सकती है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ कौन सी रिपोर्ट साझा की जाए और कौन सी नहीं। IIT कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। IIT कानपुर ने शुक्रवार को एक बयान में ये जानकारी दी। तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्यों को दुनिया भर से चुना जाता है और WHO के महानिदेशक के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी मामलों को लेकर लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान देते हैं। वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ प्रोफेसर शर्मा ने नीतिगत जुड़ाव के साथ गहन अनुसंधान किया है। लखनऊ के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रताप चंद्र ने सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक आधार पूनावाला, ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर, स्वास्थ्य सचिव, ICMR और WHO के खिलाफ अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया है। दरअसल प्रताप ने यह मुकदमा कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बावजूद एंटीबॉडी न बनने पर शनिवार को लखनऊ के ACGM 5 मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत में दायर किया है। प्रताप का कहना है कि उन्होंने कोविशील्ड की पहली डोज लगाने के बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से अपना कोविड एंटीबॉडी निजी टेस्ट कराया, लेकिन इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। यानी जिस एंटीबॉडी को बनाने के लिए वैक्सीन लगाया गया था वो बनी ही नहीं, बल्कि प्लेटलेट्स भी 3 लाख से घटकर 1.5 लाख हो गई है, जो न सिर्फ मेरे साथ धोखा हुआ है बल्कि जान का बड़ा जोखिम भी बन गया है। ओडिशा में अब किन्नरों को भी सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलेगा। राज्य ने पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के 477 पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं, जिसके लिए सरकार ने शनिवार को सूचना प्रकाशित की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इंस्पेक्टर के अलावा 244 सिपाही पद के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब किन्नर भी पुलिस विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इस निर्णय का किन्नर संघ ने स्वागत किया है। ओडिशा किन्नर संघ की मुख्यमंत्री पटनायक के प्रति आभार प्रकट किया है। किन्नरों के नेता मीरा परिड़ा ने कहा कि इससे किन्नरों के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा। कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच अब देश भर में डोर टू डोर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। राजस्थान का बीकानेर शहर देश का पहला शहर होगा जहां इस डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव को लॉन्च किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सोमवार से इस ड्राइव की शुरुआत की जाएगी। अभी इस ड्राइव के दौरान
45 से ज़्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 2 एम्बुलेंस और 3 मोबाइल टीमें इस काम के लिए तैयार हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए राज्य प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरुआत की है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लोग अपना नाम और पता दर्ज कर वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा तभी वैक्सीन वैन घर पहुंचेगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरे की आशंका के बीच रूस ने 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन स्पुतनिक वी के नेज़ल स्प्रे का परीक्षण शुरू कर दिया है। इससे बच्चों की नाक में दवा का स्प्रे कर उन्हें डोज दिया जाएगा। रूस के गमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमिकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के प्रमुख अलेक्जेंडर ने कहा कि बच्चों के लिए वो अपनी कोविड-19 रोधी वैक्सीन का नेज़ल स्प्रे तैयार कर रहे हैं। ये 15 सितंबर तक तैयार हो जाएगा। कोरोना संकट के बीच मौतों के आंकड़े छुपाने और कम केसों को रिपोर्ट करने के आरोप सरकार पर लगे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमित रूप से जिलेवार कोरोना केसों और मौतों की दैनिक आधार पर निगरानी के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वो निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड से होने वाली मौतों को रिपोर्ट करें। गौरतलब है कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट में भारत के कोविड के कारण होने वाली मौतों की गलत रिपोर्टिंग और दैनिक मौतों की संख्या में अचानक वृद्धि का आरोप लगाया गया था। तो देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। और आपको अगर हमारी न्यूज़ और हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए JJN न्यूज़।